सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट शैक्षिक मूल्यांकन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट पेपर होता है, राइट। और देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि 1 नंबर का होता है। और जो ये आपका फर्स्ट पेपर होता है ये 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और अगर हम कहें कि जो आपका सिलेबस यानी अगर पूरा जो राजन सीरीज है इसमें बहुत ही अच्छे से देता है, और अगर हम कहें तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो राजन सीरीज से ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये अभी राजन सीरीज का फर्स्ट क्लास है। तो आप अगर अभी तक आपने इस चैनल से ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, यानी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपी डीएलएड से रिलेटेड सारी क्लासेस प्लस जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप सभी लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स मित्र को भी शेयर कर दें, ठीक है। और मैं आप सभी को टेलीग्राम पे, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो तो मैं आप सभी को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मूलभूत शोध का जो दूसरा नाम होता है वो होता है मौलिक शोध। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि शून्य परिकल्पना क्या है। तो शून्य परिकल्पना यानी इसमें कोई भी निर्देश यानी नहीं रहता है, ठीक है। सिंपल आप याद कर सकते हो। यहाँ पर दिया है कि शून्य परिकल्पना यानी निर्देश रहित परिकल्पना, जिसमें कोई भी ऐसी कल्पना जिसमें कोई भी निर्देश नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो शून्य रहित परिकल्पना या फिर शून्य परिकल्पना बोलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। देखिए थर्ड प्रश्न है कि सकारात्मक परिकल्पना क्या है, उदाहरण दीजिए। तो ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है। सकारात्मक यानी इस परिकल्पना में परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है, जैसे यहाँ पे डीएस से बच्चों यहाँ पे देखिए एमडीएस से बच्चों के नामांकन में वृद्धि होना। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख सकते हो क्या है, एक पॉजिटिव परिकल्पना है। उसके बाद देखिए फोर्थ आपका प्रश्न है कि नकारात्मक परिकल्पना क्या है, उदाहरण दीजिए। तो सिंपल जिस तरीके से सकारात्मक उसका उल्टा हो जाएगा, यानी नकारात्मक परिकल्पना में परिकल्पना का कथन जो होता है, जैसे एमडीएस में बच्चों की क्या होती है, नामांकन में कमी होना, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये भी यहाँ पे बता दूँ, एमडीएस यानी आपका हो जाता है या एक प्रकार का कोर्स होता है, ठीक है, जिसमें हम अगर कहें एमडीएस का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, वो होता है मास्टर डेंटल ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो ये एमडीएस का फुल फॉर्म हो जाता है। चलिए हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। उसके बाद देखिए फिफ्थ प्रश्न है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। बीटीसी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। सो फ्रेंड्स, देखिए दक्षता आधारित मूल्यांकन हमने बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक डिस्कस किया था, यानी किसी भी फील्ड में आपकी कितनी योग्यता है। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया, ये इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। यानी सिंपल अगर हम कहें तो कोई भी अगर वर्क दिया जाता है तो कितनी उसने उसमें अपना योगदान दिया, कितना उसका उसमें कौशल है, ठीक है, स्किल्स क्या लगा रहा है उसमें। तो जो कुछ भी वो वर्क करता है, जितनी भी उसकी श्रेष्ठता है, ठीक है, उस बातों पर जब ध्यान दिया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दक्षता आधारित मूल्यांकन। तो आप इसको बहुत ही अच्छा ढंग से याद कर लीजिएगा। यानी दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी भी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, उसे दक्षता आधारित मूल्यांकन कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है कि व्यापक मूल्यांकन क्या है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। व्यापक मूल्यांकन क्या है। सो फ्रेंड्स, देखिए व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ होता है। देखिए अभी हमने जाना दक्षता आधारित मूल्यांकन, यानी दक्षता आधारित का क्या अर्थ हो जाता है। सिंपल यही अर्थ हो जाता है कि जब कोई छात्र किसी भी कार्य को
कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया जाता है, उसे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, उसे दक्षता आधारित मूल्यांकन कहते हैं। और व्यापक मूल्यांकन में सभी आ जाते हैं, यानी एक बालक की क्रियात्मक यानी वो जो कुछ भी करके सीख रहा है उस पर ध्यान दिया जाता है। भावात्मक पक्ष यानी जो कुछ भी उसके भाव विचार है वो किस प्रकार के हैं। और संज्ञानात्मक यानी उसको किसी कार्य के बारे में कितनी नॉलेज है, कितनी जानकारी है, क्या जानता है और क्या नहीं जानता है, उन सभी को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। यानी जो आपका व्यापक मूल्यांकन होता है यह विस्तृत होता है, बहुत ही ज़्यादा व्यापक होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यानी एक देखिए हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था शैक्षिक मापन और मूल्यांकन। तो इसलिए यहाँ पर जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, व्यापक होता है। यानी कि अगर कोई रिजल्ट भी आता है तो हम उसके बारे में मूल्यांकन करते हैं कि क्या ये उचित है या फिर नहीं। ठीक है, यानी उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो प्रश्न 7वां है 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये है कि नवाचार क्या है अथवा शिक्षा में नवाचार से क्या आशय है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नवाचार का जो सिंपल ही अर्थ हो जाता है, देखिए ये 2 अक्षर से मिलकर बना है। ठीक है, 2 अक्षर से मिलकर बना है जिसमें आपका हो जाता है नव प्लस आचार। तो यानी नवाचार यानी इसका अर्थ होता है नवीन आचरण। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नवाचार का अर्थ क्या होता है, यह कितने शब्दों से मिलकर बना है। सो फ्रेंड्स आप इसका आंसर कीजिएगा कि नवाचार जो है वो 2 अक्षरों से मिलकर बना है या 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव प्लस आचार। ठीक है, यानी इसका हो जाएगा नवाचार। नवाचार का जो अर्थ हो जाता है नवीन आचरण। ठीक है, अब इसकी परिभाषा यानी इसका आशय क्या है, तो शैक्षिक क्षेत्रों में जो भी प्रतिदिन नवीन परिवर्तन जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। देखिए हमने बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी को बताया था, जब हम कंप्यूटर क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड किए थे तो उसमें क्या था, हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, कि पहले क्या था कि उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी। अगर एक शिक्षक को छात्र को पढ़ाना होता था तो केवल और केवल वो मौखिक रूप में ही शिक्षा दिया जाता था, ना ही नोट्स बनवाया जाता था, ना कलम का उपयोग, यानी कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, कलम से लिखने लगे। ठीक है, लिखित रूप में यानी जब शैक्षिक क्षेत्रों में ये जो दिन प्रतिदिन एक नया चेंजेस आता है, परिवर्तन आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नवाचार। इसका सिंपल इसका मतलब यही हो जाता है ताकि जो भी बालक है उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उसी को हम नवाचार कहते हैं। तो आई होप कि आपको नवाचार से रिलेटेड कोई भी कठिनाई नहीं हुई होगी इसको समझने में। क्लियर। उसके बाद देखिए आपका 8वां प्रश्न है कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। सो फ्रेंड्स देखिए मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। अब 3 पक्ष कौन कौन, जैसे कि अभी हमने देखा था जो इसके ऊपर वाला प्रश्न था कि व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, तो हमने उसका आंसर देखा था कि व्यापक मूल्यांकन का अभिप्राय ये हो जाता है कि जिसमें किसी बच्चे का क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है, पर विशेष रूप से दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाता है, उसी को हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। अब यहाँ पर भी यही कह रहा है कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, तो 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए 9वां जो आपका प्रश्न है कि उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं बताइए। यानी हम किसी का बहुत ही अच्छे ढंग से परीक्षण कैसे कर सकते हैं, इसकी 4 विशेषता बताना है, या फिर उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। ये बीटीसी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। सो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले तो उत्तम परीक्षण में ये उद्देश्य पूर्णता, यानी उसमें उद्देश्य होना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक यानी विस्तृत ढंग से उसके बारे में मूल्यांकन करना चाहिए। सुगमता यानी जो कोई भी आप परीक्षण कर रहे हो वो आसानी के साथ उपलब्ध हो सके, और समय एवं कीमत यानी समय के भी बचत हो सके। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, क्योंकि उत्तम परीक्षण तभी कहेंगे कि जब उसमें उद्देश्य हो व्यापक रूप से और आप आसानी से उसको प्रोवाइड भी कर सके। तो ये उत्तम परीक्षण की 4 विशेषता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको काउंट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उद्देश्य पूर्णता, व्यापकता, सुगमता और समय और कीमत।
देखिए 10वां प्रश्न है कि मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, 3, संज्ञानात्मक, भावात्मक और आपका एक था यहाँ पे कौशलात्मक। अब यहाँ पर देखिए पूछा है कि मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए आप सभी को पता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, अति लघु जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लघु उत्तरीय जो कि अति लघु से थोड़ा 2 या 3 लाइन बड़ा हो जाता है, दीर्घ उत्तरीय यानी लघु उत्तरीय से भी बड़ा हो जाता है, दीर्घ से ही पता चलता है यहाँ पर क्या, तो थोड़ा लघु से बड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष हैं। तो देखिए आपके शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार जो पक्ष आ जाते हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल। ठीक है, ये शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार कौन कौन से प्रश्न के पक्ष होते हैं, कितना आपको ज्ञान है, क्या आप किस तरीके से आपको बोध हो रहा है, ठीक है, कितना आपको महसूस हो रहा है, अनुप्रयोग आपने कितना उसका प्रयोग किया, एंड कितना आपको उस फील्ड में आपका स्किल्स है, कौशल है। देखिए 12 आपका प्रश्न है शोध कितने प्रकार का होता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो शोध जो होता है प्रमुखतः 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है मूलभूत शोध, दूसरा होता है व्यवहारिक शोध और तीसरा होता है क्रियात्मक शोध। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। शोध कितने प्रकार का होता है, तो 3 टाइप का होता है, मूलभूत शोध, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध। देखिए 13 जो आपका प्रश्न है क्रियात्मक शोध क्या है। सो फ्रेंड्स देखिए क्रियात्मक शोध जो हो जाता है कि अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्या होता है, क्रियात्मक शोध। यानी आपको जो कोई भी आपके सामने समस्या होता है, आप उसको वैज्ञानिक सिस्टम से उसका समाधान करते हो, तो वो क्या हो जाता है, क्रियात्मक शोध उसे कहते हैं। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न। देखिए 14 आपका प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार बताइए। क्योंकि क्रियात्मक शोध हमें पता है कि अगर आपके सामने कोई भी अनुभूत समस्या आता है, आप उसको वैज्ञानिक ढंग से उसको सॉल्व करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक शोध कहते हैं। अब क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है, तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार जो होता है वो होता है समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। ये क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। और अगर हम कहें तो बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आप इसको अच्छे से इम्पोर्टेंट करके अच्छे से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच ही क्या है, मूल्यांकन है। उसके बाद देखिए परिकल्पना, आपने एक जैसे कल्पना सुना होगा, बट यहाँ पे है परिकल्पना क्या है, यानी समस्या का प्रस्तावित उत्तर है क्या है, परिकल्पना है। यानी आपके सामने जो कोई भी समस्या है, ठीक है, आप उस समस्या का प्रस्तावित जो उसका उत्तर होता है प्रस्तावित करते हैं, किसी के सामने रखते हैं, तो वो क्या है, एक प्रकार का परिकल्पना है। यानी उस समस्या के इर्द गिर्द जो भी जितनी भी समस्या आप जब किसी के सामने रखते हैं, उसका आंसर करते हैं, तो वही क्या होता है, परिकल्पना होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो समस्या का समाधान, पूर्व अनुमान ही क्या है, परिकल्पना। जैसे अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में कहें, जैसे कि आप अभी याद कर रहे हो, ठीक है, और आपको याद नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि अगर हम इस तरीके से याद करेंगे तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आसानी के साथ याद। यानी क्या आपके सामने जो समस्या है आपको पहले से ही ये अनुमानित है कि अगर हम इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो 100% याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, परिकल्पना होता है। और आई होप कि आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। और परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि परिकल्पना क्या है। तो समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है, या फिर आप दूसरे शब्दों में इस तरीके से भी लिख सकते हो कि समस्या समाधान का जो पूर्व अनुमान ही क्या है, परिकल्पना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 17 आपका प्रश्न है कि परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से जानते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिकल्पना को अन्य जैसे क्रियात्मक परिकल्पना और उपकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। 18 प्रश्न है कि विद्यालय से संबंधित किसी समस्या का तत्कालिक हल किस प्रकार के सोच से किया जाता है।
सो फ्रेंड्स देखिए, तत्कालिक यानी अनुभूत, हमने अभी डिस्कस किया था कि अनुभूत जो भी आपकी समस्याएं होती है, जब आप उसको वैज्ञानिक पद्धति से द्वारा सॉल्व करते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक शोध। तो यहाँ पे पूछ रहे विद्यालय से संबंधित किसी समस्या का तत्कालिक हल किस प्रकार के शोध से किया जाता है, तो क्रियात्मक शोध के द्वारा ही किया जाता है। 19 प्रश्न है कि जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, क्योंकि मापन तो होगा नहीं, मूल्यांकन उसकी रुचि योग्यता सब। देखिए एक प्रकार का होता है ना कि हम उसकी योग्यताओं का मापन, हम उसको जो भी हमारा रिजल्ट आता है हम अंकों में व्यक्त कर देते हैं, वो क्या होता है, शैक्षिक मापन यानी मापन हो जाता है। लेकिन मूल्यांकन क्या हो जाता है कि आप किसी व्यक्ति की योग्यता को उस अंक के साथ तो प्रदर्शित कर ही रहे हो, साथ में आप ये भी ध्यान दे रहे हो कि उसकी जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, जो उसकी रुचि है वो किस फील्ड में है, ये भी जब आप ध्यान रखते हो, उनका मूल्यांकन करते हो, तो यही क्या हो जाता है, इसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। 20 आपका प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है, तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण जो कहलाता है वो कहलाता है समस्या की पहचान कराना। सो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में इससे 1 या 2 प्रश्न पूछ भी लिया जाए। तो आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।